वेलकम, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है तो कोशिश करेंगे कि जितना लंबा क्लास आप लोगों के साथ ले सकें लें, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। मुश्किल समय है, बिल्कुल प्रिकॉशंस रखिए, खूब मेहनत करिए, स्वास्थ्य का एकदम बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हमें चर्चा जो करनी है वो है वायुमंडलीय आर्द्रता और वर्षण के संदर्भ में चर्चा करनी है। कल की क्लास में मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था इसके बारे में कि ये वाला टॉपिक है, इसके बारे में विस्तार से एक समझदारी बनानी है ना। तो बस शुरू करते हैं, कोई ब्रीफ उस पर नहीं करते हैं। बस इसमें यही है कि अब हम जो है बारिश की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे कि बारिश होती क्या है, आर्द्रता क्या होती है ना, कुहासा क्या होता है। अलग अलग प्रकार के कुहासे होते हैं, अलग अलग दुनिया की जगहों में अलग अलग तरीके से बनते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स वहां पर इन्वॉल्व है। इन सब चीजों को देखेंगे और साथ ही साथ मेघों का निर्माण कैसे हुआ है, बादल कैसे बनते हैं। बादल अगर बनते हैं तो सारे बादल क्या एक जैसे होते हैं या बादलों के अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। बादलों के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर अलग अलग प्रकार होते हैं तो क्या सारे बादल बारिश करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो उनकी प्रकृति क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है, उनके गुण क्या होते हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बादलों के ऊपर यूपीएससी पूछता रहता है, क्योंकि थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड रहता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व रहता है। तो यूपीएससी के लिए एक पेट एरिया हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी को लगता है कि बच्चे डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कंफ्यूज रहेंगे। उसको भी देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए संघनन के विविध रूप लिखा हुआ है। संघनन का मतलब है कि जलवाष्प पानी के रूप में जब तब्दील होता है तो अलग अलग उसकी प्रकृति होती है। तो यहां पर ओस की बात है, फ्रॉस्ट की बात है, कोहरा है, कुहासा है, स्मॉग है, हेज है, ऐसे कुछ नाम यहां पर दिए हुए हैं। क्लियर है? इनके बारे में थोड़ी समझदारी हमको बनाने की जरूरत है। फॉग क्या होता है, खास करके ये जो फॉग है इसके ऊपर जनरली मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनते हैं। और ये जो धुंध है या स्मॉग है, ये एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 3 में यहां पर स्मॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनता है, ठीक है। जनरली न्यूज में रहता ही है पॉल्यूशन, तो स्मॉग का मतलब है स्मोक प्लस फॉग। तो स्मॉग तो ये एक प्रकार का एयर पॉल्यूशन। तो यूपीएससी स्मॉग के ऊपर सवाल पूछता है, रणनीति पूछेगा कि कैसे कम करें, ये सारी चीजें। तो चर्चा करेंगे इन सब चीजों के बारे में विस्तार से, ठीक है। चलिए, ये मेघ है, बादल वाला टॉपिक है, इन सबको देखेंगे। बारिश होती है दुनिया में तो बारिश कैसे होती है, अलग अलग तरीके से बारिश होती है। कैसे बारिश होती है तो अलग अलग तरीके से, मुख्यतः 3 प्रकार हैं बारिश होने के, या वर्षण के जो प्रकार होते हैं वो जनरली 3 प्रकार का होता है। कहीं पर पहाड़ आ जाते हैं तो उससे बारिश होती है, कहीं पर हवा गर्म हो जाती है तो बारिश होती है, कहीं पर गर्म और ठंडा हवा मिल जाता है तो बारिश होती है। मतलब इस तरह से 2-3 प्रकार दुनिया भर में हम देखते हैं कि बारिश होने के 2-3 तरीके हैं। यही 2-3 तरीकों से दुनिया भर में अलग अलग जगहों में बारिश होती है। तो वर्षण के प्रकार यूपीएससी का इंटरेस्ट रहता है, कॉन्सेप्ट है। यहां पर यूपीएससी पूछेगा कि वर्षण के प्रकार से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। और भारत में ये जो वर्षण के प्रकार है उनका क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा करिए, या जो क्षेत्रीय उसका एक वितरण है उस पर चर्चा करिए कि भारत के किस हिस्से में जो है वो जो है एक फ्रंटल रेनफॉल होता है, कहां पर एक कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है और कहां पर जो है एक पर्वतीय वर्षा होती है। तो यूपीएससी आपसे जानना चाहेगा और आपको वितरण या भूगोल में वितरण को बताना पड़ेगा कि सर मैं जानता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है और मैं ये भी जानता हूं कि भारत के किन किन हिस्सों में ऐसा स्थिति बनता है। और विश्व के वितरण में भी कई बार यूपीएससी पूछ सकता है, तो विश्व का वितरण भी इस संदर्भ में देखना जरूरी होगा। तो इसको, इन सब चीजों को देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है या हमको एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। वो 2-3 शब्दावली है उसके ऊपर, एक है निरपेक्ष आर्द्रता और एक है सापेक्ष आर्द्रता, है ना। एक है निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरा है सापेक्षिक आर्द्रता। तो चर्चा करेंगे, है ना, इसके बारे में। अच्छा, चलिए, एक सवाल पे हमारा नजर चला गया। सुखदेव का सवाल है कि राजस्थान में वार्म टाइम में या गर्मी के दिनों में बारिश क्यों नहीं होती है। सुखदेव विस्तार से चर्चा करेंगे राजस्थान के बारे में, ठीक है।
जब भारत में वर्षा के वितरण के बारे में आएंगे ना, यानी कि जब भारत के बारे में चर्चा करेंगे और भारत के प्राकृतिक भूगोल के बारे में जब चर्चा करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है वो राजस्थान में अपेक्षाकृत कम क्यों होती है। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहिए, अच्छे से चर्चा करेंगे, मतलब कोई कड़ी नहीं छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये कह रहा था, या जो आपको कन्वे करना चाहता था वो ये है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, या निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है, और दूसरा सापेक्षिक आर्द्रता क्या होता है। बस अभी थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करने के लिए, वर्षा को अगर समझना है ना, वर्षा को अगर समझना है तो हमको सापेक्षिक आर्द्रता के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, है ना। एब्सोल्यूट या निरपेक्ष आर्द्रता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जलवायु के दृष्टिकोण से इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, या जो साइंटिस्ट हैं वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, जो फोकस करते हैं वो सापेक्षिक आर्द्रता पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो हम सापेक्षिक आर्द्रता को समझने का प्रयास करेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता होता क्या है। ठीक है, और तीसरा एक और है विशिष्ट आर्द्रता। लेकिन हमारा जो मूल फोकस है, मतलब जो आपके लिए जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है आने वाले समय में जब कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे आप आगे चल के, तो सापेक्षिक आर्द्रता को समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, चर्चा करेंगे, जब इसकी चर्चा करेंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता पे आते समय विस्तार से इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक में हमको जलवाष्प को समझना है। जलवाष्प, जलवाष्प सिंपल क्या है, पानी जो है या एक जो तरल पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में पहुंच गया है। एक तरल एक तरल पदार्थ जो है वो जब गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है तो हम उसको जलवाष्प कहते हैं। यानी कि पानी जब द्रव्य से गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो हम उसको जलवाष्प कहते हैं, है ना। अब जलवाष्प है, मान लीजिए कि सपोज कोई एक जगह है, मान लीजिए कि यही एक जगह है, और मान लीजिए कि आसपास जो भी, मान लीजिए कि बगल में पार्क है, गार्डन है ना, वहां पर पानी डाला गया, सुबह पानी डाला, खूब गर्मी है, तो जलवाष्प है ना, कि जल जो है वाष्प के रूप में तब्दील हो रहा है, वाष्पीकरण उसका हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो वाष्पीकरण है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। वायुमंडल में लगातार एक ऐसा फेनोमेना होता रहता है, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम होता है। कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम का मतलब क्या है, कहीं पर हो सकता है कि तापमान अपेक्षाकृत बहुत कम हो, और तापमान कम होगा तो जलवाष्प कम होगा। कहीं पर हो सकता है कि तापमान बहुत ज्यादा हो लेकिन वहां पर आर्द्रता नहीं हो, वहां पर पानी ही नहीं हो, आसपास बिल्कुल सूखा हुआ हो, तो वैसी स्थिति में वायुमंडल में आर्द्रता की कमी होगी। कहीं पर ऐसी स्थिति हो सकती है कि अपेक्षाकृत खूब गर्मी पड़ रही होगी और वहां आसपास खूब पानी भी होगा, अपेक्षाकृत वहां पर उस क्षेत्रीय स्तर पर वायुमंडल में अपेक्षाकृत ज्यादा आर्द्रता होगी। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वायुमंडल में आर्द्रता अलग अलग होती है, और जनरली ये जो वेरी करता है ये 0 से 4-5% के बीच में वेरी करता है। ये 0 से 4-5% के बीच में वेरी करता है। यानी कि वायुमंडल में अगर 100 ग्राम गैस है तो जलवाष्प की मात्रा मैक्सिमम 5% तक रहती है, 5 ग्राम तक रहेगी। क्लियर, उससे ज्यादा नहीं देखा गया है। लेकिन ये जो 5% भी है वो किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित करता है। अगर हवा में आर्द्रता नहीं होगी तो क्या वर्षण संभव है? नहीं संभव है, बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौती है। तो इस संदर्भ में जलवाष्प एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जलवाष्प की मात्रा कहीं ना कहीं हवा में आर्द्रता की मात्रा को निर्धारित करती है, और वही आर्द्रता जो है कंडेंसेशन की प्रक्रिया से, ठंडा होने की प्रक्रिया से ऊपर जाके बादलों का निर्माण करता है, और अलग अलग तरीके से वो वर्षण को जन्म देता है। तो यहां पर अगर हम देखें, जलवाष्प वायुमंडल में अवस्थित जल की गैसीय अवस्था है ना, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में पहुंच गया है, उसको हम जलवाष्प कहते हैं, है ना। जलवाष्प कैसे पहुंचता है, तो जो भी पानी नदी, झरनों, तालाबों, महासागरों में पानी है उसका वाष्पीकरण होता है, उसके माध्यम से पहुंचता है। इसके अलावा एक शब्दावली है ना, एक शब्दावली है, उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। इसको ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्चुअली यूपीएससी वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दे सकता है। देखिए क्या है कि हमने कहा कि जो भी जलवाष्प है वो नदी, झरनों के माध्यम से या सागर, जो भी पानी का बॉडी है उससे जलवाष्प बन जा रहा है, तो हमने उसको जलवाष्प कहा। तो क्या इसी तरीके से जलवाष्प निकलता है, या कुछ और भी तरीके हैं, या कुछ और भी तरीके हैं जिससे वायुमंडल में जलवाष्प जाता है? तो जरा सोचिए, जो पेड़ पौधे हैं, है ना, जो पेड़ पौधे हैं हरे भरे हैं, उन पेड़ पौधों में एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, ताकि आप लोग इस बात को समझ जाएं। छोटा सा एक लिंक करते हैं ताकि आप लोगों को मजा आए। देखिए, जो
अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों से देश के आते हैं जहां पर बारिश कम होती है, जैसे राजस्थान का इलाका है ना, उत्तरी गुजरात पश्चिमी गुजरात का इलाका है ना, या पश्चिमी पंजाब का इलाका है, या हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा है जहां पर अपेक्षाकृत कम बारिश होती है, या कर्नाटका का पूर्वी हिस्सा है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अपेक्षाकृत देश में कम बारिश होती है। क्यों होती है उसको आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जहां कम बारिश होती है वहां पर पेड़ पौधे, प्रकृति या पेड़ पौधे जो है वो एक सामंजस्य स्थापित करते हैं, यानी कि प्रकृति जो है वो कम पानी में अपने आप को कैसे जीवित रखे उसके लिए एक सामंजस्य स्थापित करती है। और सामंजस्य क्या है, ध्यान से अभी आप कभी देखें, या दिल्ली में ही अगर कभी आप देखें कि यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक रूप से वनस्पति है, उनको देखेंगे तो पत्ते बड़े छोटे छोटे से होते हैं, पत्ते छोटे छोटे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, कीकर बबूल के जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, और बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए तो कैक्टस हो जाएगा, कंटीले हो जाएंगे, लेकिन पत्तों का साइज छोटा छोटा होता है। अब सवाल यह है कि पत्तों का साइज छोटा छोटा क्यों होता है? तो पत्तों का साइज इसलिए छोटा छोटा होता है क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, यानी कि जितना ज्यादा वो फैले हुए होंगे, सूर्य की रोशनी उतनी ही पड़ेगी, और जितनी ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ेगी उन हरे हरे पत्तों में से आर्द्रता निकलती चली जाएगी। और अगर आर्द्रता निकलती चली गई तो इमेजिन करिए कि पहले ही वो वनस्पति जिस सूखेग्रस्त इलाके में है वहां पर पानी कम है, और अगर उनके पत्ते बड़े बड़े हो जाएं तो जो भी उन्होंने पानी इकट्ठा किया है, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत पानी मिला उससे वो जीवित है। बड़े पत्तों के साइज होने से उनका वाष्पीकरण ज्यादा होगा, एवोपोरेशन ज्यादा होगा, और एवोपोरेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि पेड़ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, पत्तों का साइज छोटा हो जाएगा। यही धीरे धीरे करके जैसे ही आप राजस्थान से पूर्वी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के तटीय इलाकों में देखेंगे पत्तों का साइज बढ़ता चला जाएगा। ऐसे वन होंगे जिनके पत्ते बड़े बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि पानी खूब है, पानी बहुत ज्यादा है, और जितने बड़े पत्ते होंगे उतना ज्यादा धूप लिया जा सकता है, पेड़ों का ग्रोथ तेज होगा। उस पूरी प्रक्रिया में पत्तों के साइज बड़े बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रकृति अपने आप को एडजस्ट करती है। जब कम पानी होगा तो पत्तों का साइज छोटा हो जाएगा, और अगर ज्यादा पानी होगा और धूप भी खूब होगी तो पत्तों का साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन पत्ते बड़े हो या छोटे हो, वाष्पीकरण तो होगा ही। और इन पेड़ पौधे या वनस्पति से जो वाष्पीकरण होता है उसके लिए एक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन या एवोपोट्रांसपिरेशन, अंग्रेजी में शब्दावली है। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है? जो भी बॉडी है, जैसे हमारा शरीर है, पसीना निकला, वो पसीना वायुमंडल में गया, पेड़ पौधे हैं उनका वाष्पीकरण हुआ, पत्तियों से क्लोरोफिल के माध्यम से उनका वाष्पीकरण हुआ, और उस पूरी प्रक्रिया में जो है जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में गया। क्या कहेंगे उसको? वाष्पोत्सर्जन या एवोपोट्रांसपिरेशन। क्लियर हुआ? एक समझदारी बनी इसको लेके? ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं। कभी आप लोग ध्यान से जब भी देखें कि पेड़ों के पत्ते छोटे छोटे हैं तो कभी उस पेड़ के बहुत करीब जाइए, है ना, पास में जाइए, उन पत्तों को ध्यान से अपने हाथ में लेके देखिए, तो आप देखेंगे कि वो जो छोटे छोटे पत्ते हैं उनके ऊपर ऐसा लगेगा कि मोम का एक लेयर बिछा हुआ है, मोम का एक लेयर सा किया हुआ है, मतलब एक तेल जैसा एक कवर उसके ऊपर है। क्यों? ताकि पत्तों में जो भी थोड़ा बहुत पानी है, अगर ऊपर तेल का लेयर हो जाएगा तो उसका वाष्पीकरण धीमा हो जाएगा। तो कभी आप ध्यान से देखें, जब भी आप पेड़ के पत्तों का साइज छोटा छोटा देखें तो करीब से जाके देखिए उसको, तो आपको लगेगा जैसे उसके ऊपर एक मोम का लेयर चढ़ा हुआ है। क्यों? ताकि वाष्पीकरण धीमा हो। क्यों? क्योंकि पानी कम है पेड़ के पास, और अगर उन पत्तियों के माध्यम से उसका वाष्पीकरण बहुत ज्यादा तीव्र गति से होगा तो पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्रकृति का एडजस्टमेंट है, एवोपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। क्लियर हुआ? एक समझदारी बनी इसको लेकर कि वनस्पतियों से होने वाले जो भी वाष्पीकरण हो रहा है उसके लिए हम ट्रांसपिरेशन या एवोपोट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो आप वाष्पोत्सर्जन कहिए या वाष्पीकरण कहिए, एक ही मतलब है। वाष्पीकरण का मतलब है डायरेक्टली पानी से हो रहा है, और वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि वनस्पति जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे जो हो रहा है उसको हमने वाष्पोत्सर्जन का नाम दिया। वाष्पीकरण की दर किस पे निर्भर करेगी? अब जरा सोचिए थोड़ा सा। वाष्पीकरण की दर, सुबह के 6 बज रहे हैं, सूर्योदय नहीं हुआ है, वाष्पीकरण कम होगा। सुबह के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और दोपहर के 12 बजे, है ना, जब सूर्य बिल्कुल सीधे हैं, किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, वैसे स्थिति में क्या होगा? अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है केवल हम दिन दिन में सूर्य की स्थिति को देखें तो हमको मालूम है कि 12 से 2 के बीच की जो स्थिति है दिन में, उस समय सबसे ज्यादा गर्माहट रहती है, और गर्माहट होगा तो वाष्पीकरण होगा। एक बात। दूसरा, जरा ये सोचिए कि मान लीजिए सपोज मैं यहां पर, क्लियर हुआ एक पॉइंट, कि वाष्पीकरण
किस पे निर्भर करेगा? तो एक तो जो सूर्य की स्थिति है दिन भर में, वो भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करेगा। ज्यादा वाष्पीकरण दोपहर में होगा, सुबह और शाम के समय अपेक्षाकृत वाष्पीकरण कम होगा। जरा ये सोचिए कि मान लीजिए मैं यहां पर हूं, मैं हवा हूं, इमेजिन करिए मैं हवा हूं और वाष्पीकरण हुआ, और वाष्पीकरण होने के बाद इस वायु में, यानी कि जो मैं वायु का एक पार्ट हूं, मेरे पास जितना पानी हो सकता था मैंने इकट्ठा कर लिया। मतलब वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होने के बाद इस वायुमंडल में उतना पानी आ गया। ठीक है, अब हवा की गति बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रही है, हवा वहीं पर स्थिर है, हवा आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब तक ये पार्सल ऑफ एयर आगे नहीं बढ़ेगा, पिछली हवा आगे नहीं आएगी, यानी कि सामने नहीं आएगी, और हो सकता है उस हवा में आर्द्रता कम हो तो वो आर्द्रता ज्यादा ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वायु में गति कम होगी, अगर वायु में गति कम होगी, अपेक्षाकृत शांत होगा, एक ही जगह पे स्थिर होगा, तो वाष्पीकरण की दर धीमी होगी, और अगर अपेक्षाकृत गति ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। इसको सिंपल ऐसे समझिए कि जब भी आप कपड़ा सुखाने के लिए डालेंगे और अगर हवा अपेक्षाकृत तेज चल रही है तो आप देखेंगे कि आपका कपड़ा अपेक्षाकृत जल्दी सूख जाता है। क्यों? वो हवा सूखी हुई थी, आपके कपड़े से टकराई, आर्द्रता ग्रहण की, आगे बढ़ गई। पीछे वाली हवा वो भी सूखी हुई थी, आगे आई, उसने आपके कपड़ों से आर्द्रता ग्रहण की, आगे मूव कर गया। इसका मतलब है कि अगर वायु की गति अपेक्षाकृत स्थिर होगी तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी उसकी अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। वाष्पीकरण की दर वायु की गति पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। तापमान जैसे मैंने आपको बताया कि दिन के समय में सुबह और शाम के समय तापमान अपेक्षाकृत कम होता है और दोपहर के समय अपेक्षाकृत तापमान ज्यादा है, तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। एक और है आर्द्रता। अगर सपोज मान लीजिए कि मेरा ये पॉकेट है और इस पॉकेट में मैं ये जो बॉटल है, इस बॉटल को रख सकता हूं, है ना। मान लीजिए कि ये बॉटल में जो भी पानी वानी है ना, जो भी चीज है, इसको मैंने रख लिया। अब मेरा पॉकेट का साइज इतना ही बड़ा है। अब अगर मुझे और एक बॉटल रखना है तो मुझे इस बॉटल को हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि ये आर्द्रता है ना। इसको वाच समझिए, ये मेरे पॉकेट में रहा। अब अगर मुझे और आर्द्रता ग्रहण करनी है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की या हर वायु की एक तापमान पे क्षमता होती है कि वो कितना आर्द्रता, जैसे मेरे पॉकेट की एक क्षमता है, मैं इससे ज्यादा बॉटल अपने पास नहीं रख सकता हूं। ऐसे ही वायु में आर्द्रता की एक क्षमता होती है। अगर एक वायु में आर्द्रता ग्रहण की क्षमता 10 मिलीलीटर की है या 10 लीटर वो आर्द्रता अपने साथ ग्रहण कर सकता है, तो अगर वो 10 लीटर उसने आर्द्रता अपने पास रख ली तो उसके बाद कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वो वायु फर्दर आगे भी एक आर्द्रता का एक बूंद या वाष्पीकरण का एक बूंद भी या जलवाष्प का एक बूंद भी संग्रहित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस वायु की अपनी एक आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है। इसी को चर्चा करेंगे अभी विस्तार से। इसी को निरपेक्ष और सापेक्ष आर्द्रता के पॉइंट ऑफ व्यू से विस्तार से देखें। ठीक है, लेकिन यही है, वाष्पीकरण की दर वायु की गति, तापमान तथा शुष्कता पर निर्भर करता है कि वाष्पीकरण की दर क्या होगी, है ना, रेट ऑफ एवोपोरेशन कितना होगा। क्लियर हुआ? एक समझदारी बनी इसको लेके। एक दो पॉइंट और देखिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आर्द्रता की दर 0 से 5% मैक्सिमम, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। पुराने एनसीईआरटी में 0 to 5% लिखा हुआ था, नई वाली एनसीईआरटी में 0 to 4% लिखा हुआ है, तो 0 to 4% ही मान लीजिए। तो यहां पर उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में, उष्ण और आर्द्र प्रदेश का मतलब है जैसे विषुवत रेखा के क्षेत्र उष्ण है, गर्म है और आर्द्र है, हर दिन बारिश होती है। देखेंगे क्यों होती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान होगा आपको, जब हम लोगों ने सेल की चर्चा की थी कि है ना, जो सेल्स बनते हैं उसमें जो विषुवत रेखा में दो संवहनीय हवाएं या दो 23.5 डिग्री से दोनों हवाएं आती हैं, विषुवत रेखा पे आईटीसीजेड मिलती है और ऊपर उठती है तो ठंडी होती है तो बारिश हो जाती है। और ये दोनों हवाएं जो हैं वो 30 डिग्री से आई हैं, है ना, 23 से 30 डिग्री अक्षांशों से चली आ रही हैं, तो अपेक्षाकृत गर्म होंगी तो खूब वाष्पीकरण होगा और दोनों मिलेंगे तो ये जलवाष्प को ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो हवा ठंडी होगी, ठंडा होगा तो वो जलवाष्प पानी के रूप में तब्दील होगा, बारिश हो जाएगी। तो उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में, यानी कि विषुवत रेखा के क्षेत्र के आसपास जो हवा में आर्द्रता की मात्रा होती है वो लगभग 4% होती है, मैक्सिमम इतना ही है, 4% होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं अपेक्षाकृत आर्द्रता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होगा, हवा अत्यधिक ठंडी होगी और वाष्पीकरण के होने के लिए ठंडा होने की जगह वायु का गर्म होना और उस पूरी प्रक्रिया में वाष्पीकरण का होना जरूरी है। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों में बढ़ते हैं, मतलब एक रिलेटिवली आर्द्रता में कमी आती
चली जाती है। जलवाष्प के स्रोतों के मुख्यतः धरातल पर स्थित होने के कारण ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी होती चली जाती है। ये पॉइंट तो आराम से, इसमें तो कुछ है नहीं समझाने का। अधिकतर जो भी पानी का स्रोत है वो तो धरातल पे ही है ना, चाहे समुद्र हो, चाहे झील हो, चाहे नदियां हो। तो जो धरातल के पास ये जो पानी का स्रोत है, यहां पर अगर आर्द्रता है, पानी है, तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते चले जाएंगे, है ना, वायुमंडल में ऊपर चलते चले जाएंगे, आर्द्रता की मात्रा कम होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि नीचे वाले हिस्से में, वायुमंडल के नीचे वाले हिस्से में अपेक्षाकृत आर्द्रता ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे आर्द्रता की मात्रा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर्द्रता का स्रोत तो धरातल पर ही तो है। क्लियर? तो एक जनरल ट्रेंड क्या है, नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, मतलब वायुमंडल में आर्द्रता कम रहती है। क्लियर? वायुमंडल में आर्द्रता अपेक्षाकृत कम रहती है। माउंट एवरेस्ट पर अगर कोई व्यक्ति चढ़ा है तो वहां हवा काफी शुष्क होगी, ड्राई होगी, हवा में आर्द्रता की मात्रा बहुत कम होगी। दुनिया भर में जो भी बादल बनते हैं उनकी ऊंचाई लगभग 6 किलोमीटर तक की होती है मैक्सिमम। अधिकतर बादल 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। उसके बाद ऊपर के हिस्से में जो बादल हैं वो अपेक्षाकृत बहुत सघन नहीं है, बहुत कम है, और बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं करते हैं। चर्चा करेंगे बादल वाली क्लास में, मतलब जब बादलों के या मेघों के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे तो समय विस्तार से देखेंगे। लेकिन एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि जलवाष्प का स्रोत मुख्यतः क्या है, धरातल पे है। तो धरातल के आसपास जलवाष्प ज्यादा होगा, आर्द्रता ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर उठते चले जाएंगे जलवाष्प की मात्रा या आर्द्रता की मात्रा कम होती चली जाएगी। आसान है अपेक्षाकृत। क्लियर? 2-3 पॉइंट और देखिए। जलवाष्प करता क्या है, या जल जो है वो वाष्प में कैसे तब्दील हुआ। जल के वाष्प में तब्दील होने की एक ही प्रक्रिया है कि जो सूर्य की रोशनी आई, जो पानी पे पड़ा, उस पानी ने उस रोशनी को अपने अंदर या सौर विकिरण को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। अवशोषित कर लिया तो पानी गर्म हो गया। तो इसका मतलब है कि जलवाष्प कुछ नहीं है, पानी प्लस सौर विकिरण। पानी के साथ तापमान है। पानी का तापमान कैसे बढ़ा, सौर विकिरण को अवशोषित किया गया। इसका मतलब है कि जलवाष्प को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कुछ नहीं है, पानी प्लस अगर सौर विकिरण को ऐड कर दीजिए तो जलवाष्प हो जाता है। यही पॉइंट यहां लिखा है। जलवाष्प सूर्य ताप और पार्थिव विकिरण के महत्वपूर्ण अंश को अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार पृथ्वी पर अनुकूल तापमान बनाने में सहायक होता है। कैसे सहायक होता है? जो अतिरिक्त तापमान होता है उसको पानी ने अवशोषित कर लिया, और पानी ने अवशोषित कर लिया तो पानी जलवाष्प बन गया। और जलवाष्प का मतलब क्या हो गया, वो जो टेम्परेचर था, ये जो सूर्य का एक एनर्जी था, गर्माहट थी, उसको पानी अपने साथ दोबारा वायुमंडल में ले गई, जिससे कि धरातल का तापमान अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, यानी कि जलवाष्प की जो प्रक्रिया है वो धरातल के टेम्परेचर को मेंटेन करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी एक लोकेशन है, कोई भी बंगाल हो, राजस्थान हो, बिहार हो, है ना, तमिलनाडु हो, केरल हो, या विश्व का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी हिस्सा हो, अगर किसी भी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र विशेष में जो मौसम की स्थिति होगी, है ना, मौसम की स्थिति का मतलब है कि बारिश हो रही कि नहीं, तुषार पड़ा कि नहीं, मतलब बर्फ गिर रहा है कि नहीं, कोहरा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब किस बात पर निर्भर करता है, हवा में आर्द्रता कितनी है। अगर हवा में आर्द्रता नहीं होगी तो तुषार नहीं होगा, अगर हवा में आर्द्रता नहीं होगी तो फॉग नहीं बनेगा, कोहरा नहीं बनेगा, अगर हवा में आर्द्रता नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी। इसका मतलब है कि बहुत सारी जो जलवायु दशाएं हैं, जलवायु दशाएं का मतलब क्या हो गया, जो जलवायु है या जो अलग अलग प्रकार की जलवायु का निर्माण हो रहा है, सूखा का, वर्षा का, तुषार का, पाला पड़ना, कोहरा पड़ना, ये सब जलवायु दशाएं हैं। ये सब किस पे निर्भर करती है, हवा में आर्द्रता है कि नहीं। अगर हवा में आर्द्रता होगी तो तुषार भी हो सकता है। अगर तुषार का मतलब है बहुत ज्यादा ठंड, है ना, या पाला पड़ना, कई बार बर्फ की छोटे छोटे बूंदों का गिरना, तो कई बार तुषार पड़ता है, कई बार कोहरा घना पड़ता है, कई बार खूब बारिश होती है। तो ये जो जलवायु दशाएं हैं, ये जो जलवायु दशाएं बन रही हैं, ये किस बात पर निर्भर कर रही हैं कि हवा में आर्द्रता है कि नहीं। तो यहां पर यही पॉइंट है, किसी क्षेत्र विशेष में मौसम की स्थिति, बादल, तुषार, जलवृष्टि, हिम, ओस, है ना, ओला या बारिश नहीं होना, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है। इसका मतलब है कि अभी हम जो बहुत सारे जलवायु दशाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप लगातार सुनते होंगे चक्रवात के बारे में, है ना, चक्रवात। चक्रवात क्या होता है, अत्यधिक एक लो प्रेशर का सेंटर होता है बीच में, केंद्र में, चर्चा करूंगा विस्तार से, और बड़ी ही तीव्र गति से 150, 200, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलता रहता है।
और तटीय क्षेत्रों को हिट कर देता है कई बार, और कर देता है तो वो आपदा हो जाता है। लेकिन ये चक्रवात के बनने के मूल में जो कारण है वो है जलवाष्प का होना। अत्यधिक तीव्र गति से जलवाष्प जो है वो पानी के स्रोत से ऊपर उठ जाता है, बस इतना ही होता है इसमें। अत्यधिक तीव्र गति से प्रक्रिया होती है, यानी कि जो चक्रवात बन रहे हैं उस चक्रवात में से पानी को हटा दीजिए, चक्रवात खत्म हो जाता है। जैसे एक छोटा सा आपको चिंतन करने के लिए बात रखते हैं और बाकी चक्रवात के बारे में चर्चा करेंगे। कभी भी आपने सुना है कि कोई चक्रवात जो है पंजाब को हिट किया? अगर यस नो में उत्तर दीजिएगा आप लोग कि आपने सुना है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश या दिल्ली में चक्रवात आया? आपने ऐसा सुना है? अगर सुना है तो यस, अगर नहीं सुना है तो नो। थोड़ा सा अपने ज्ञान पे को बैक करिए कि आपने सुना है कभी पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली में चक्रवात आया, साइक्लोन्स आए? नहीं सुना है? नहीं सुना है ना? नहीं सुने आप लोग? लेकिन हमेशा ये सुने होंगे कि उड़ीसा में चक्रवात आया, तमिलनाडु के तट पे चक्रवात आया, केरल के तट पे चक्रवात आया, महाराष्ट्र के तट पे चक्रवात आया, गोवा में चक्रवात आया, गुजरात के तट पे चक्रवात आया, बंगाल के तट पे चक्रवात आया। ऐसा कई बार आप सुने होंगे। लेकिन कभी भी देश के अंदरूनी हिस्सों में जो समुद्र से दूर वाले स्थान है वहां पर चक्रवात नहीं बनते। क्यों? क्योंकि पानी का स्रोत नहीं है। समुद्र में चक्रवात बनते हैं। समुद्र में आर्द्रता है ना, समुद्र गर्म होता है या गर्म पानी लगातार आर्द्रता प्रोवाइड करती है और चक्रवात के बनने के लिए आर्द्रता का होना जरूरी है। जैसे ही तटीय क्षेत्रों से अंदर की तरफ चलते हैं, चक्रवातों के पास आर्द्रता खत्म हो जाती है, आर्द्रता खत्म हो जाती है, चक्रवात मर जाते हैं, डाई डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं, अभी चक्रवात नहीं समझाना चाहता हूं, बस मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जलवायु के कंडीशंस हैं ये सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि आर्द्रता कितनी है। आर्द्रता होगी तो चक्रवात भी बन जाएगा, आर्द्रता नहीं होगी तो चक्रवात भी नहीं बनेगा। क्लियर है? और बाकी विस्तार से चक्रवात के बारे में आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। एक पॉइंट क्लियर हो गया कि बहुत सारी जलवायु दशाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि हवा में आर्द्रता कितनी है। क्लियर? हवा में आर्द्रता कितनी है। चक्रवात के विकास के संदर्भ में जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था वो एक पॉइंट लिखा हुआ है। चक्रवात के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं अंग्रेजी में। चर्चा आगे करेंगे उसके बारे में विस्तार से, ठीक है, कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है, सबको देखेंगे, है ना। जब चक्रवात की चर्चा करेंगे, बादलों के निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे तो गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन अंग्रेजी में उसको कहते हैं, विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ जलवाष्प को लेकर मोटा मोटा समझदारी आपको बना कि इसकी महत्ता क्या है, क्यों हम इसको पढ़ना चाहते हैं। अब 2-3 शब्दावली है ना, 2-3 शब्दावली क्या है? जलवाष्प की अवस्था परिवर्तन संबंधी प्रक्रियाएं, है ना, कि जल पानी में बदलता है, जल जो है वो वाष्प में बदलता है। जलवाष्प कई बार ठोस अवस्था या बर्फ में बदल जाएगा, बर्फ कई बार पानी में बदल जाएगा, है ना। ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, इसके लिए अलग अलग शब्दावली का इस्तेमाल होता है। अलग अलग शब्दावली का इस्तेमाल होता है। वाष्पीकरण, संघनन, संगलन और ऊर्ध्वापतन, है ना। तो यहां पर जरा सोचिए, अभी इसके बारे में अगर देखिए आप तो बहुत ही आसान है। वाष्पीकरण का मतलब क्या हो गया कि जल पानी में बदल गया, सॉरी, जल जो है वो वाष्प में बदल गया, उसको हमने क्या कहा? उसको हमने वाष्पीकरण कह दिया। तो जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित जल की गैसियस अवस्था है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है। इसी अवशोषित ऊर्जा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहा जाता है। इसका मतलब वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण कुछ नहीं है, जल जो है वो वाष्प में बदल जाता है। और वो वाष्प में क्यों बदला? क्योंकि उसने अपने अंदर कुछ गर्माहट को अवशोषित किया हुआ है ना, गर्माहट को अपने अंदर अवशोषित किया है। इसको हमने क्या कहा? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। यानी कि ये जो पानी नीचे से धरातल से ऊपर पहुंचा है और जलवाष्प के रूप में तब्दील हो गया है, ये पानी से जलवाष्प के रूप में तब्दील इसलिए हुआ है क्योंकि ये गैस अपने साथ ऊष्मा को अपने अंदर संजोए हुआ है, गर्माहट को अपने अंदर रखे हुआ है। ये गर्माहट हमको दिख नहीं रही है, केवल हमको एक जलवाष्प नजर आ रहा है, लेकिन ये जो जलवाष्प है इसने अपने अंदर एक ऊष्मा को अवशोषित करके रखा है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। आगे चर्चा करेंगे, इसकी महत्ता है। ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या जो गर्माहट को हम अपने अंदर इस जल ने या जलवाष्प ने अपने अंदर संजो के रखा है, इस
लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या गुप्त ऊष्मा को इसको रिलीज करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगी, ये जो जल है वाष्प में बदला है, ये जैसे जैसे ऊपर उठेगा वैसे वैसे ठंडा होगा। ठंडा होने का मतलब है कि उसको अपने गुप्त ऊष्मा को रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करेगा तो क्या होगा, उसकी चर्चा आगे करेंगे विस्तार से। लेकिन एक बात समझ में आ गया कि जल से जलवाष्प बनने का मतलब है कि कुछ ऊष्मा अपने अंदर एकत्रित किया हुआ है, जिसको हमने लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का नाम दिया। संघनन देखिए, कंडेंसेशन क्या है, आसान है, जस्ट विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या है कि जो जलवाष्प है वो पानी में तब्दील होगा। जलवाष्प को पानी में तब्दील होना यानी कि जलवाष्प जब ऊपर गया तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो दोबारा से वो गैसेस अवस्था से तरल अवस्था की तरफ आगे बढ़ेगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम संघनन या कंडेंसेशन की प्रक्रिया कहेंगे। यानी कि जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, ये जलवाष्प जैसे जैसे ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं ठंडे हो जाते हैं, है ना। नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से हवा ऊपर जाने पे ठंडी हो जाती है। तो जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर उठेगा ठंडा होगा, ठंडा होगा तो जो उसने ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा अपने अंदर संजो के रखा हुआ है उसको रिलीज करना पड़ेगा, ठंडा होना पड़ेगा। और जैसे ही ठंडा होगा वो जलवाष्प दोबारा पानी की बूंद में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे संघनन या कंडेंसेशन की प्रक्रिया। वीडियो चल रही है? वीडियो चल रही है तो बताइए आप लोग। क्लास चल रही है, आप लोग को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, वीडियो रुकी तो नहीं है? ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि वाष्पीकरण क्या है, दूसरा है संघनन। यानी कि संघनन का मतलब क्या हो गया, संघनन का मतलब है कि जो जल से वाष्प में बदला है और ऊपर जाके जलवाष्प बन गया है, अगर ये थोड़ा और ऊपर उठेगा तो ठंडा हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं तो ठंडा, या नॉर्मल लैप्स रेट है ना 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से तापमान कम होता रहता है क्षोभ मंडल में। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो जो जलवाष्प है जैसे जैसे ऊपर उठेगा ठंडा होगा, ठंडा होगा तो जलवाष्प पानी की बूंद में तब्दील हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम संघनन कहेंगे। इसका मतलब है कि जो जलवाष्प ने अपने अंदर गुप्त ऊष्मा को संजोया हुआ था, जिसके कारण उसके अंदर गर्माहट थी, जैसे जैसे ऊपर उठेगा ठंडा होगा और उसको इस गुप्त ऊष्मा को रिलीज करना पड़ेगा, इस गुप्त ऊष्मा को छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही इस गुप्त ऊष्मा को रिलीज करना शुरू कर देगा वैसे ही वो जलवाष्प ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो दोबारा पानी की बूंद में तब्दील हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे संघनन की प्रक्रिया। यानी कि इस वाष्पीकरण का जस्ट विपरीत प्रक्रिया है। जल वाष्प में बदलता है तो वाष्पीकरण, और वाष्प दोबारा पानी की बूंदों में तब्दील होता है तो हम उसको संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तीसरा एक शब्दावली है, उसका नाम है सब्लिमेशन, है ना। तीसरा है संगलन या मेल्टिंग। ये क्या है, संगलन की प्रक्रिया क्या है, संगलन नाम ही से लग रहा है। मेल्टिंग का मतलब क्या है, बर्फ का पानी के में तब्दील होना या बर्फ का पिघलना। जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं। जो आइस है या नॉर्थ और साउथ पोल्स में जो गैस जो आपके पास कह सकते हैं कि जो बर्फ है ना, या ग्लेशियर्स हैं, वो ग्लेशियर का पिघलना, उसको हम ये संगलन या मेल्टिंग की प्रक्रिया कह सकते हैं। इसका मतलब है कि बर्फ का पानी के रूप में तब्दील होना, ये संगलन या मेल्टिंग की प्रक्रिया कहलाएगा। तो संगलन की प्रक्रिया द्वारा ठोस तरल अवस्था में बदल जाता है, यानी कि बर्फ पानी की बूंद में तब्दील होता है। इसको हम क्या कहते हैं इसको हम मेल्टिंग की प्रक्रिया कहते हैं, सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन। ठीक है, अब ये शब्दावली क्या है? मान लीजिए कि सपोज आपने बर्फ को, है ना, या किसी कोई भी एक निश्चित तापमान जो ठोस पदार्थ है उसको आपने बहुत तीव्र गति से गर्म किया, और तीव्र गति से गर्म किया तो वो ठोस सीधे गैसेस अवस्था में अगर पहुंच जाए, है ना, ठोस से तरल में नहीं, तरल से सीधे गैसेस अवस्था में पहुंच जाए, तो हम उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन की प्रक्रिया कहेंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो एक सब्लिमेशन की प्रक्रिया क्या हो गई? सब्लिमेशन का जो प्रक्रिया है इसका मतलब ये है, हमने यहां पर देखा कि एवापोरेशन का मतलब क्या है? एवापोरेशन का मतलब है कि जल या तरल अवस्था से गैसेस अवस्था में पहुंचना, इसको हमने कहा वाष्पीकरण। कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया? गैसेस अवस्था से तरल अवस्था में पहुंचना। मेल्टिंग का मतलब क्या हो गया? ठोस अवस्था से यानी कि बर्फ से आपको पानी में तब्दील होना, मेल्टिंग की प्रक्रिया। सब्लिमेशन ऊर्ध्वापतन, इमेजिन करिए कि बर्फ है ना, और खूब तेजी से अगर आपने उसको गर्म किया, है ना, बहुत ही तेज गति से अगर आपने उसको गर्म किया तो वो बर्फ सीधा सीधा गैसेस अवस्था में पहुंच जाए, है ना, बिना ठोस अवस्था से तरल अवस्था, तरल अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की जगह सीधा वो ठोस से गैसेस अवस्था में पहुंच जाए, तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वापतन या सब्लिमेशन की प्रक्रिया कहेंगे। जब किसी निश्चित तापमान पर कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैसेस अवस्था में पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वापतन कहते हैं। अब अगर सोचिए कि कोई चीज सीधे ठोस यानी कि बर्फ अगर सीधे गैसेस अवस्था में पहुंच रही है तो अत्यधिक ज्यादा तापमान की जरूरत होगी। अत्यधिक तीव्र गति से हवा को ठोस से गैसेस अवस्था में बदलना है तो अपेक्षाकृत बड़ी तीव्र गति से तापमान में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि ठंडे से अत्यधिक गर्माहट होनी चाहिए और बहुत ही तीव्र गति से होना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति बन सके। इस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन कहते हैं। समय समय पे इन सब शब्दावली की जरूरत हमको पड़ेगी। कभी हम वाष्पीकरण का इस्तेमाल करेंगे, कभी हम संघनन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। संघनन का मतलब है जलवाष्प पानी की बूंद में तब्दील हो रहा है। जलवाष्प पानी की बूंद में तब्दील हो रहा है। संगलन की प्रक्रिया तो क्लियर ही हो गई, है ना। क्लाइमेट चेंज जो है वो मेल्टिंग की प्रक्रिया है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्ध्वापतन अपेक्षाकृत तीव्र गति से ठोस अवस्था, गैसेस अवस्था में पहुंच जा रहा है। क्लियर है? तो ये शब्दावली हम लोगों ने समझ लिया। ये चारों शब्दावली को लेके एक समझदारी बन गई। आने वाले समय में अब बार बार इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन शब्दावली का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो संघनन है या वाष्पीकरण है, संघनन है, संगलन है, ऊर्ध्वापतन है, इसको इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठोस से गैसेस अवस्था में पहुंचना सब्लिमेशन होगा। द्रव्य से, है ना, ठोस से द्रव में पहुंचना मेल्टिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। द्रव्य से गैस में पहुंचना संघनन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। गैस से अगर द्रव बनेगा तो संघनन, और द्रव्य से गैस बनेगा यानी कि पानी से अगर गैस बनेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया। क्लियर है? तो यही चीज जो पीछे लिखा हुआ था इसको हम इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए यही वाटर साइकिल है, इसी को हम जल चक्र कहते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में आप बेसिक चीजें पढ़ते होंगे, 9th-10th की साइंस की क्लास की किताबों में। वाटर साइकिल, पानी का स्टेट बदलना, है ना, ठोस से तरल अवस्था में बदलना, तरल से गैसेस अवस्था में बदलना, गैसेस अवस्था से दोबारा तरल अवस्था में बदलना, इसी को हम जल चक्र कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी पे पानी का साइकिल है या जल का जो चक्र है, वाटर का साइकिल है, उसमें क्या हो रहा है, जरा थोड़ा सा इसके बारे में सोच के देखिए, है ना। इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है ना, इस पे यूपीएससी सवाल नहीं पूछता है। जरा सोच के देखिए, थोड़ा सा एक चिंतन इसके ऊपर करिए कि 99.9% जो वाटर है हमारे पास, है ना, जो हमारे पास पानी है वो अनफिट है, वो पीने योग्य नहीं है। समुद्र का एक खारा पानी है, सॉरी 97% जो पानी है वो खारा है ना, और केवल 3% पानी ही है जिसको हम, आप कह सकते हैं, मीठा पानी, जो नदियों में है, झीलों में है, जिसको हम पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
बाकी 97% जो वाटर है वो समुद्र में है, जो कि खारा पानी है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। लेकिन ये जो जल चक्र है ये इस खारे पानी को उपलब्ध कराता है थ्रू बादल या वाष्पीकरण की प्रक्रिया से बादल बनते हैं और बारिश होती है, और वो खारा पानी जो है वो मीठे पानी के रूप में वर्षा के माध्यम से पूरे पृथ्वी पे हमको उपलब्ध होता है। तो पानी लगातार रिसाइकल होता रहता है। समुद्र से जो भी वाष्पीकरण होगा, जो भी पानी का वाष्पीकरण होगा, गर्म होगा समुद्र, वाष्पीकरण होगा, तो हमेशा वाष्पीकरण केवल पानी का होता है। उसमें जो मिनरल है, उसमें जो नमक है, उसका वाष्पीकरण नहीं होता है। वो नमक समुद्र में ही रह जाता है, केवल पानी का वाष्पीकरण होता है। तो इस वाष्पीकरण के माध्यम से प्रकृति उस समुद्र के पानी को हमको उपलब्ध कराती है ना, वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल में यही चारों चीजें होती हैं, है ना। वाटर साइकिल में यही चीजें होती हैं। कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, सब्लिमेशन की प्रक्रिया होती है, प्रेसिपिटेशन या पानी जो है या ये जलवाष्प है वो पानी के रूप में नीचे आना शुरू हो जाता है। यही सारी प्रक्रिया इसको होती है। इन्हीं चारों प्रक्रियाओं को, है ना, ये जो चारों प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं चारों प्रक्रियाओं को अगर हम देखें तो हम इनको जल चक्र कह सकते हैं, वाटर साइकिल कह सकते हैं। ठीक है, जल चक्र मुझे चर्चा नहीं करना है आपके साथ, इन्वायरमेंट में सब संभवतः आपने किया होगा, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। सिंपल सा है वाटर साइकिल, कि कैसे पानी रिसाइकल हो रहा है, कैसे वाष्पीकरण के माध्यम से वो समुद्र का खारा पानी ऊपर जाता है, ठंडा होता है, और बारिश के रूप में मीठे पानी के रूप में नीचे चला आता है। और वही हमारे ग्लेशियर को फीड करता है, वही हमारे नदियों को फीड करता है, और ये सस्टेन कर रहे हैं। हमारी नदियां, हमारे ग्लेशियर्स, हमारी झीलों में लगातार मीठा पानी बना हुआ है, जल चक्र, है ना। तो ये चारों शब्दावली जो है वो जल चक्र को जन्म देती है, वाटर साइकिल से जुड़ी हुई है। क्लियर, एक समझदारी बन गई हमारी इसको लेके। अब हमको आगे जो चर्चा करनी है, ये एक मोटा मोटा हम लोगों ने चीजों को समझ लिया। अब थोड़ा सा गहराई में उतरना है। अब गहराई में उतरना ये है कि अब हमको ये देखना है कि जो वायुमंडल है हमारा, जो हमारा वायु है, जिसमें अलग अलग प्रकार के गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नियॉन है, CO2 है ना, अलग अलग जो जो गैसेज हैं, उन गैसेज के साथ साथ जलवाष्प भी है। और इसी जलवाष्प को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में आर्द्रता है, वायुमंडल में वो जलवाष्प एकत्रित हो गया है ना। तो इसी को हम एटमॉस्फेरिक आर्द्रता कहते हैं, या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। अब इसको मापन करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो ये इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को हाइग्रोमीटर कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम देते हैं, हाइग्रोमीटर। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट हमको ये बताता है कि वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, 0% है, 1% है, 2% है, 3% है, 4% है, कितनी आर्द्रता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हमको पता चलता है कि वायुमंडल में आर्द्रता कितनी है। तो ये हाइग्रोमीटर ध्यान रखना है। हाइग्रोमीटर क्या है, एक मापन यंत्र है जो जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडल में बताता है कि वायुमंडल में आर्द्रता कितनी है। ठीक है, अब यहां पर 0 से 4% ही, जैसा मैंने आपको बताया कि जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो 0 से 4% के बीच में वेरी करती है। जैसे आप में से एक सवाल पूछे थे कि राजस्थान में बारिश नहीं होती, इसका मतलब है कि राजस्थान बहुत शुष्क है, बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होती है इसका मतलब है कि यहाँ पर वायुमंडल में या राजस्थान के क्षेत्र में वायुमंडल में आर्द्रता बहुत कम होगी। और उड़ीसा, बंगाल, आसाम में जाएंगे तो आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी, हो सकता है कि 3% हो, 4% हो। तो यहाँ पर हमको यही देखना है कि वायुमंडल में जो अनुपात है या आर्द्रता है वो 0 से 4% के बीच में वेरी करता है। और यही 0 से 4% के बीच में जो वेरी करता है, यही संघनन और वर्षण के सभी रूपों का स्रोत है। बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना, वर्षा होगी या वर्षा तीव्र होगी, धीमी होगी, बर्फ गिरेगा, ओला पड़ेगा, है ना, कोहरा होगा, तुषार पड़ेगा, ये सब इसी बात पे निर्भर करता है। चक्रवात होंगे कि नहीं, चक्रवात बनेंगे या साइक्लोन्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये इसी बात पे निर्भर करता है कि संघनन की प्रक्रिया क्या है, संघनन हो रहा है कि नहीं। तो संघनन तो बाद में होगा, पहले तो जलवाष्प का होना जरूरी है। तो जो जल की मात्रा की उपस्थिति है, चाहे वाष्पीकरण या जलवाष्प हो या वाष्प के रूप में हो, चाहे पानी के रूप में हो, तो जलवाष्प की जो मात्रा वायुमंडल में है वो निर्धारित करती है कि किस प्रकार का स्थिति या वायुमंडलीय दशाएं होंगी, संघनन होगा, वर्षण होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सौर विकिरण तथा पार्थिव विकिरण। सौर विकिरण का मतलब है कि सूर्य से जो रोशनी आ रही है, पार्थिव विकिरण का मतलब है जो पृथ्वी से सूर्य की रोशनी वापस जा रही है। तो सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण दोनों को सोखने में समर्थ है ना। हमको मालूम है, हमने हीट बजट किया था, हीट बजट में हमने देखा था कि जो बादल होते हैं, है ना, जो ऊपर बादल होते हैं वो सूर्य की रोशनी को वापस भी भेज देते हैं, ये टकराने के बाद सूर्य की रोशनी वापस भी चली जाती है,
और उसके कुछ हिस्सों को ये अवशोषित भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो सूर्य की रोशनी इस धरातल को टच कर गई है उसके बाद जब वो वापस जाती है तो इसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। ये बादल इस पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, है ना। ध्यान होगा, देखिएगा लगभग 26% अवशोषित करते हैं। तो ये जो अवशोषित करते हैं, है ना, जो इसको अवशोषित कर लेते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में बादल क्या कर रहे हैं, सौर विकिरण को भी अवशोषित कर रहे हैं। और ये जो सौर विकिरण पृथ्वी से टकरा रही है, पृथ्वी से टकराने के बाद ऊपर जा रही है, जिसको हमने पार्थिव विकिरण कहा, इसको भी अवशोषित करती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या है, वायुमंडल में तापमान के बैलेंस को मेंटेन की हुई है, यानी कि वायुमंडल में जो तापमान है उस तापमान को बनाए रखने में ये बादल की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक्सेस तापमान को वापस भेज देती है, और जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आती है और टकरा के वापस जारी होती है उसको अवशोषित कर लेती है, जिससे वायुमंडल को गर्म बनाए रखने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो बादल है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ना, पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है ना, 15 डिग्री सेल्सियस। कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। तो औसत जो पृथ्वी का तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। इस 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने में बादल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है ना। तापमान को बहुत ज्यादा कम होने से पृथ्वी के बचाती है, क्योंकि एक समझिए कि एक कंबल की तरह है ना, जो धरातल के या पृथ्वी के हीट को एस्केप नहीं करने देती है। उस पूरी प्रक्रिया में एक तरीके से पृथ्वी के निचले वायुमंडल को अपेक्षाकृत गर्म रखती है। क्लियर? ये पॉइंट है। इसका मतलब है कि एक ताप नियंत्रक का ये कार्य करता है ना। ताप नियंत्रक एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में ये है ना, एक महत्वपूर्ण ताप नियंत्रक के रूप में वो कार्य करता है। ये जो जल वाष्प है ना, या वायुमंडल की आर्द्रता है, ये अपने साथ जब पानी से ऊपर जाती है या पानी से ऊपर जलवाष्प के रूप में जाती है तो अपने साथ गुप्त ऊष्मा को लेके जाती है, और गुप्त ऊष्मा को लेके जाती है तो वायुमंडल को गर्म करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो गुप्त ऊष्मा वायुमंडल में है, या जो बादल अपने साथ गुप्त ऊष्मा को ले रखे हुए, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, उसके द्वारा वायुमंडल के तापमान को मेंटेन रखा जा रहा है। तो हम इसको, इसी पॉइंट को टेक्निकली बात कर सकते हैं कि गुप्त ऊष्मा होती है ना, जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, और यही गुप्त ऊष्मा वायुमंडल के तापमान को मेंटेन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जब उस जलवाष्प से गुप्त ऊष्मा रिलीज हो जाती है तो दोबारा वो जलवाष्प पानी में बदल जाता है, और पानी की बूंद में बदलेगा तो पानी अगर बहुत ज्यादा, उसकी बूंद बड़ी होती जाएगी, धीरे 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 करके अगर पानी का बूंद बड़ा होता चला जाएगा तो वायुमंडल उसके वजन को झेल नहीं पाएगा या उसके भार को सह नहीं पाएगा। उस पूरी प्रक्रिया में वो पानी की बूंद नीचे वर्षा के रूप में चली आएगी। अगर अपेक्षाकृत तीव्र गति से वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या गुप्त ऊष्मा रिलीज हुई और फिर भी हवा ऊपर धकेली गई तो पानी की बूंद और ऊपर जाने से बर्फ बन जाएगी, और ठंडा होगा, बर्फ बन जाएगा, और फिर वो बर्फ के रूप में या ओला के रूप में वो पृथ्वी पे आएगा। क्लियर है? यही पॉइंट लिखा हुआ है। गुप्त ऊष्मा होती है और यह संघनित होती है तो ऊष्मा का त्याग कर देता है, संघनन होता है, ठंडी होती है तो गुप्त ऊष्मा को रिलीज कर देती है। और ये जो गुप्त ऊष्मा को रिलीज कर दिया है, यही वायुमंडल को गर्म रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। इसकी मात्रा वाष्पन की दर को प्रभावित करती है। जलवाष्प की मात्रा वाष्पन की दर को प्रभावित करती है। जैसे सपोज मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं ताकि आप इस बात को समझ पाए। कभी आप लोग बहुत ही ज्यादा गर्मी में, मई के महीने में, अप्रैल के महीने में बाहर बैठिए, है ना, बाहर बैठे हुए हैं और खूब पसीना निकल रहा है, और खूब पसीना निकल रहा है और हवा चल रही है तो आपको ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप पेड़ के नीचे बैठेंगे, है ना, अप्रैल मई के महीने में, आपको जब भी हवा चलेगी आपको ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? उसके पीछे का तर्क ये है कि जो भी हमारे शरीर से जलवाष्प निकल रहा है, जो भी हमारा पसीना निकल रहा है, हवा जब चलती है तो उस जलवाष्प को अपने साथ ले जाती है। और जलवाष्प क्या है? अपने साथ गुप्त ऊष्मा को रखा हुआ है। यानी कि वो जो हमारे शरीर से पानी या पसीना निकला है, वो पसीना जो शरीर के अंदर से बाहर आ रहा है, वो जब हवा चलती है तो उसको एवापोरेट करती है। एवापोरेट करने का मतलब है कि हमारे शरीर से गर्माहट को भी वो अपने साथ लेके जाती है। और जैसी वो गर्माहट, मतलब या पसीना हमारे शरीर से निकलता है या सूखता है हवा के द्वारा, तो हमको ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो गुप्त ऊष्मा रिलीज हो गई है हमारे शरीर से, वो पानी और उसके साथ जो गर्माहट थी वो रिलीज हो गई तो हमको ठंडा ठंडा महसूस होता है।
लेकिन यही अगर हम कहें कि जुलाई के महीने में जब खूब बारिश हुई है जब खूब बारिश हुई है, अच्छा चलिए एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर शुरू करते हैं। ठीक है, 10 मिनट का एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय आर्द्रता या वायुमंडल की आर्द्रता के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मापी जाती है जिसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं, है ना, जिसको हम हाइग्रोमीटर के नाम से जानते हैं। हाइग्रोमीटर, है ना, आर्द्रता मापी या जो मापन यंत्र है उसको हमने हाइग्रोमीटर कहा। 0 से 4% के बीच में वेरी करता है आर्द्रता, है ना, विषुवत रेखा पे 4% होगा हवा में आर्द्रता, और जो शुष्क इलाके होंगे, जो ठंडे इलाके होंगे वहां 0%, 1% होगा। यानी कि वायुमंडल में आर्द्रता 0 से 4% के बीच में ही वेरी करता है ना। और यही 0 से 4% जितने भी वायुमंडल में संघनन हो रहा है, बर्फ पड़ रहा है, ओला पड़ रहा है, कोहरा हो रहा है, तुषार हो रहा है, चक्रवात आ रहे हैं, ये जितने भी ऐसे जलवायु दशाएं क्रिएट हो रही हैं या वर्षण हो रहा है या संघनन हो रहा है, इसके लिए 0 से 4% का जो वायुमंडल में आर्द्रता है वही जिम्मेदार कारक है ना। इसी की चर्चा विस्तार से अब हम थोड़ी देर में विस्तार से इसको करेंगे। यह सौर विकिरण तथा पार्थिव विकिरण दोनों को सोखने में समर्थ होता है। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं? यस लिखिएगा जरा। यस लिखिएगा। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो यस लिखिएगा। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे ना? ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, देखिए पॉसिबली संभवतः मुझे कोविड है। अभी मैंने टेस्ट नहीं कराया है, लेकिन जो मेरी स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है, तो पॉसिबली कोविड है। अभी मैं 1-2 दिन में टेस्ट करा लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि लगातार जितनी देर भी पढ़ा सकूँ आप लोगों को, मतलब जितना करा सकूँ मैं अपनी तरफ से कराऊँगा, है ना। बेड पे लेटे लेटे मुझसे भी नहीं होता है, मुझे भी थोड़ा पढ़ाने का मन करता है, तो मैं लगातार करता रहूँगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए, मतलब नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा कि हो सकता है कि किसी दिन ज़्यादा थकान महसूस करूं तो 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे की क्लास हो। किसी दिन एनर्जी लेवल अच्छा हो तो अपेक्षाकृत थोड़ा लंबा क्लास ले लूँगा, ठीक है। लेकिन क्लासेस संभवतः मतलब अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बुखार नहीं हुआ, नॉर्मल 100, 99, 100 रहा, तो डेफिनेटली हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। और इनकेस अगर थोड़ा सा फीवर ज़्यादा हो गया तो इस बात को मान के चलिएगा कि सर की तबीयत थोड़ी खराब है, ठीक है, मतलब उस एंड से थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वायुमंडल की आर्द्रता है, ये वायुमंडल की जो आर्द्रता है, ये आर्द्रता बहुत सारे जलवायु कंडीशंस को डिफाइन करती हैं, परिभाषित करती हैं, उनका निर्णय करती हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, तुषार पड़ेगा, ओला पड़ेगा, है ना, चक्रवात बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये केवल 0 से 4% के बीच में आर्द्रता हवा में यही निर्धारित करती है, ठीक है। तो इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे अभी थोड़ी देर में, और इसको एक्सप्लेन करेंगे जितना हो सकता है। अब ये जो वाष्प है, ये 0 से 4% जो हवा में आर्द्रता है,
आर्द्रता का मतलब है जलवाष्प हो गया या संघनन हो गया तो पानी की बूंद में है। जो भी हवा में आर्द्रता है, चाहे वो जलवाष्प के रूप में हो चाहे वो पानी के रूप में हो, ये सब जो है इसको हम कहेंगे कि आर्द्रता है, हवा में आर्द्रता है। चाहे वो बर्फ के रूप में ऊपर चली गई, हवा धीरे धीरे करके ऊपर उठी और ठंडी हो गई, और ठंडी हो गई तो अत्यधिक ठंडी हो गई तो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों के रूप में होगी, वो भी आर्द्रता होगी। ऊपर गई और थोड़ी ठंडी हो गई तो जलवाष्प पानी के रूप में तब्दील हो गया, वो भी आर्द्रता है। और अगर पानी गर्म है यानी कि अपेक्षाकृत वायुमंडल के निचले हिस्से में वो गर्म पानी है या जलवाष्प है, वो भी आर्द्रता है। तो आर्द्रता चाहे जलवाष्प हो, आर्द्रता चाहे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में हो या संघनन के माध्यम से पानी की छोटी छोटी बूंदों में हो, इन सबको हम आर्द्रता कहेंगे। ठीक है, इन सबको हम आर्द्रता कहेंगे, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहेंगे। क्लियर है? अब अगर हम कहें कि जो आर्द्रता ऊपर गई है, या अगर हम कहें कि जो जलवाष्प ऊपर है या जलवाष्प वायुमंडल में है, तो जलवाष्प क्या है? कुछ नहीं है, सौर विकिरण को अपने अंदर पानी ने अवशोषित कर लिया है और पानी ने उसको अपने अंदर अवशोषित कर लिया है तो जलवाष्प हो गया है। इसका मतलब है कि वो जलवाष्प अपने साथ गुप्त ऊष्मा को लेके चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस में आप और प्रभावी तरीके से बातों को समझ पाए। देखिए, अब मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग मुझे बताइएगा, यस नो करके उत्तर दीजिएगा। ठीक है, यस नो करके इसका आंसर दीजिएगा। अब आप लोग कमेंट मत करिए, मैंने आपको जो अपना कंडीशन बताया इसलिए नहीं बताया कि आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो, आप एकदम निश्चिंत रहिए, है ना। मैं एकदम अपना ध्यान रखा हुआ, बस आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ क्लासेस हो सकती हैं थोड़ा ज्यादा या थोड़ी शॉर्ट होंगी या थोड़ी लंबी होंगी। जिस दिन थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब लगी उस दिन शॉर्ट लेग कर लेंगे, ठीक है। या जैसे अभी 2 दिन बहुत ज्यादा लग रहा था तो नहीं क्लास की, तो अब आप एकदम निश्चिंत रहिए, अब उसको भूल जाइए, है ना। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप लोग मेरे प्रति सिंपैथी और मतलब ऐसा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल अपना ध्यान रखूंगा। आप लोग अपना फोकस करिए, एग्जाम सामने है, स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना होगा उतना करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। समय पे कोर्स कंप्लीट होना बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए, तो ठीक है। चलिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब कोई कमेंट मत करिए स्वास्थ्य को लेके, इसलिए नहीं बताए हैं आपको कि चिंतित हो आप लोग, ठीक है। इसलिए बताए हैं कि प्लान कैसे करें आगे का, है ना, इसलिए ये बताएं। देखिए, जो मैं एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, है ना, या जो पॉइंट मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, इसकी ये थोड़ा सा बता रहा हूं, है ना। अभी थोड़ी देर में या कल की क्लास या नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर समझ में आए तो यस लिखिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर से दोबारा से चर्चा करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ये आपको जो मैं समझाना चाहता हूं, जो पॉइंट कन्वे करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं कि जब धरातल से, ये मान लीजिए कि धरातल है ना, जब धरातल से वाष्पीकरण होगा, ये जो भी पानी यहां पर है, इसका जब वाष्पीकरण होगा, है ना, वाष्पीकरण हो गया, तो वाष्पीकरण होने का मतलब है कि पानी जो है जल वाष्प के रूप में चेंज हो गई, वेपर के रूप में बदल गई। अब ये जो वाष्पीकरण हुआ है वो क्या है? कुछ नहीं है, जल प्लस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, या इसको हमने कहा गुप्त ऊष्मा, अपने अंदर गुप्त ऊष्मा को संजोए हुए है। यानी कि जल है, पानी है, प्लस गुप्त ऊष्मा है, इसी ने पानी को वाष्प में बदल दिया है। अब मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि जरा ये सोचिए कि ये जो धरातल था, धरातल से जब पानी जलवाष्प के रूप में या वाष्पीकरण उसका हो रहा था और जलवाष्प के रूप में जब तब्दील हो रहा था, तो उसमें मेन फैक्टर क्या था? गर्माहट, है ना, टेम्परेचर, तापमान बढ़ा और पानी वाष्प के रूप में तब्दील हो गया। इसका मतलब है कि जो वाष्प ऊपर है ये अपने साथ उस गर्माहट को संजोए हुए है, उस गर्माहट को अपने साथ संजोए हुए है। क्लियर है? अब जैसे जैसे ये हवा ऊपर उठेगी वो ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो जलवाष्प जो गर्माहट अपने अंदर संजोए हुआ था वो गर्म से दोबारा ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो ये जलवाष्प दोबारा जल के रूप में तब्दील होगा, और जैसे ही जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में तब्दील होना शुरू होगा, वैसे ही बादलों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा।
वैसे ही बादलों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। बादल बनने की प्रक्रिया यानी कि पानी की बूंदें, छोटे छोटे पानी की बूंदें, वो वायु में सस्पेंडेड है, तैर रही हैं, यानी कि पानी ठंडा हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि इस वायुमंडल में ऊपर उठने की प्रक्रिया में, ये जो वायु ऊपर उठा है उसने अपनी गर्माहट या गुप्त ऊष्मा को रिलीज कर दिया है। गुप्त ऊष्मा को रिलीज कर दिया है यानी कि वायुमंडल में उसने यहां पर छोड़ दिया है। यानी कि इस वायुमंडल में एक गर्माहट होगी, यानी कि एक टेम्परेचर तो ऐड कर दिया गया है। अगर यहीं पर वायु उठी है और ठंडी हुई है, इसका मतलब है इस गुप्त ऊष्मा को इस वायुमंडल में यहां छोड़ दिया गया है। अब इमेजिन करिए कि अगर ये गुप्त ऊष्मा यहां पर छोड़ दिया गया है और यहां पर कोई एक वायु का है, कोई एक पार्सल ऑफ एयर है, वो इस गुप्त ऊष्मा के कांटेक्ट में आया और हो सकता है कि उस वायु का तापमान कम हो और इस गुप्त ऊष्मा का तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा हो। और अगर गुप्त ऊष्मा का तापमान ज्यादा हुआ और यहां जो एक पैकेट ऑफ एयर होगा वायुमंडल के ऊपर, एक जो एयर का पैकेट होगा या वायुमंडल में जो एक हवा होगा ऊपर, अगर उसका तापमान कम हुआ और गुप्त ऊष्मा का तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा हुआ, तो ये जो गुप्त ऊष्मा है इस हवा को गर्म करेगा और हवा को गर्म करेगा तो इस हवा को फर्दर ऊपर की तरफ पुश करेगा और ऊपर की तरफ धकेलेगा, और ऊपर की तरफ धकेलेगा तो ये जो हवा है ये और ऊपर जाएगी, और जाएगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो जो जल वाष्प है वो जल के रूप में तब्दील होगा। एक ऐसा बादल बनेगा जिसका वर्टिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा नीचे भी, और उसका पानी बनने की प्रक्रिया, बादल बनने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत काफी ऊंचाई तक होगी। तो इमेजिन करिए कि जो गहरा एक बड़ा पैकेट ऑफ एयर विकसित हो गया है जहां पर पानी की बूंदें तब्दील हो गई हैं, ये पूरा पानी जब नीचे आएगा तो कितना ज्यादा वर्षा करेगा। इसका मतलब एक ऐसा बादल का निर्माण जिसका वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा हुआ है ना, वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा हुआ, वो अपेक्षाकृत खूब बारिश करेगा। और ये वर्टिकल ग्रोथ होने में गुप्त ऊष्मा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुप्त ऊष्मा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो मैंने भी आपको समझाया, क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यस या नो में उत्तर दीजिएगा। ये जो मैंने भी आपको समझाया, ये क्या क्लियर हुआ आप लोगों को? ये जो मैंने अभी आपको समझाया गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट, क्या ये क्लियर हुआ? ये जो मैंने अभी समझाया आपको, ये गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट, क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गहरे बादलों का निर्माण होगा, वर्टिकल ग्रोथ वाले बादलों का निर्माण होगा, इनमें गुप्त ऊष्मा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, अब बस एक उदाहरण आपको देते हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे। जो चक्रवात होते हैं, जो चक्रवात साइक्लोन्स होते हैं, उनमें बादलों का वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद बारिश करती है, लेकिन ये गुप्त ऊष्मा जो रिलीज हुई है इस हवा को दोबारा गर्म करती है, गर्म करती है तो हवा दोबारा ऊपर उठती है, ऊपर उठती है तो ठंडी होती है, और जो भी उसके पास आर्द्रता होता है उन सबको नीचे गिराती है। चक्रवात एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम होता है ना, लगातार ऐसे क्लाउड का फॉर्मेशन या वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गुप्त ऊष्मा जो रिलीज हुई है वो उसमें ऐड होती है। अच्छा, क्लियर नहीं हुआ? चलिए दोबारा से करते हैं, दोबारा से इसको करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ को क्लियर हुआ, कुछ को नहीं हुआ, दोबारा करते हैं।
ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आगे इसका इस्तेमाल करेंगे और आगे इसके बारे में विस्तार से और भी चर्चा करेंगे, खास करके चक्रवात में। लेकिन थोड़ा समझाना जरूरी है ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे, बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहे कि ऐसा होता है ना। प्रक्रिया को समझना है, प्रोसेस को समझना है कि होता कैसे है। देखिए मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो धरातल है ना, ये धरातल है, ये धरातल पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो जो भी ये पानी है, ये पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है तो इसका वाष्पीकरण हो रहा है, और ये जल वाष्प के रूप में ऊपर चला गया। ठीक है, जैसे जैसे जल ये वाष्प के रूप में ऊपर गया, ये धीरे धीरे ठंडा भी तो होगा। ठंडा क्यों होगा? नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट क्या कहता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से तापमान, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर क्षोभ मंडल में जाएंगे तापमान कम होता चला जाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे तापमान कम होता चला जाएगा। यानी कि जो जल वाष्प है ये, यानी कि ये जो जल है जो गर्म होकर ऊपर उठा, इसने अपने साथ गुप्त ऊष्मा को रखा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। यानी कि ये जो जल है और वाष्प के रूप में तब्दील हो गया है, तो जल और वाष्प के बीच में अंतर क्या है? जल प्लस गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इसने पानी को जो है जल वाष्प के रूप में तब्दील कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर उठते चले जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे तापमान कम होता चले जाएगा, ये जो जल वाष्प अपने साथ गर्माहट या गुप्त ऊष्मा को अपने साथ लेके आया है, इस गुप्त ऊष्मा को रिलीज भी तो करेगा, छोड़ेगा। जब रिलीज करेगा तभी तो ठंडा होगा, और ठंडा होगा तभी वो जलवाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों या बादल के रूप में तब्दील होगा। तो जलवाष्प से बादल बनने की प्रक्रिया क्या है कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो धीरे धीरे करके ठंडा होता है। ठंडा होता है तो जलवाष्प ठंडा होने के बाद पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में होता है, और वो पानी की बूंदें जब हवा में तैरती रहती हैं तो हम उसको बादल कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि ये गुप्त ऊष्मा जो जलवाष्प अपने साथ लेके आई थी, उसने उस गुप्त ऊष्मा को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। जब गुप्त ऊष्मा को छोड़ा जाएगा तभी तो ये ठंडा होगा, और ठंडा होके वो जलवाष्प से पानी की बूंद में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अब इतना ध्यान रखिए। अब ये पानी की बूंद है ना, अब ये पानी की बूंद सपोज इतनी बड़ी साइज की हो गई, इतना बड़ा ये पानी का बूंद हो गया कि हवा उसके बोझ को झेल नहीं पा रहा है, हवा उसके बोझ को नहीं रख पा रहा है, तो ये पानी की बूंदें वर्षा के रूप में नीचे आ जाएंगी, ये पानी की बूंदें बारिश के रूप में नीचे आने लग जाएंगी। लेकिन ये पानी की बूंदें जब नीचे आएंगी तो इसका मतलब है कि जलवाष्प से पानी का बनना इस गुप्त ऊष्मा को रिलीज करता है। यानी कि यहां पर वायुमंडल में वो जो गर्माहट थी उसको उस जलवाष्प ने रिलीज कर दिया, और जैसे ही गुप्त ऊष्मा को छोड़ दिया वैसे ही वो वाष्प पानी के रूप में तब्दील हो गया, और पानी की बूंदें बड़ी हो गई तो वर्षा के रूप में नीचे आ गई। लेकिन इस वायुमंडल के इस ऊपरी हिस्से में गुप्त ऊष्मा तो रह गया ना, वो गर्माहट वहां रिलीज कर दिया गया, रह गया। अब सपोज कोई हवा यहां से चल के आई और वो हवा आई और वो ठंडी है, कोई हवा यहां से चल के आई और वो हवा ठंडी है, और यहां पर बादल बनने के बाद बादल पानी की बूंद के रूप में नीचे आ गया, ऊपर क्या रह गया? गुप्त ऊष्मा। अब ये जब हवा यहां आएगी और मान लीजिए कि सपोज ये ठंडी है, और ये ठंडी हवा जब इस गुप्त ऊष्मा के कांटेक्ट में आएगी, तो गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या हो गया? गर्माहट। तो ये ठंडी हवा जब इस गर्म हवा के साथ टकराएगी या इस गर्माहट के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो ये ठंडी हवा गर्म होगी, और गर्म होने के बाद हल्की होगी, हल्की होने के बाद ऊपर उठेगी, और हल्की होने के बाद ऊपर उठेगी तो क्या होगा? जो भी इसके पास आर्द्रता होगी, जो भी इस वायु में जलवाष्प होगा, ये ऊपर जाने पे ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो जो भी इस हवा के पास आर्द्रता होगी, ठंडा होने के बाद वो पानी की बूंद के रूप में नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या करता है? यहां बादल का निर्माण किया, और गुप्त ऊष्मा रिलीज हुई तो जो भी हवा आया, उस हवा में जो भी आर्द्रता थी उसको बादल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक वर्टिकल ग्रोथ बादलों का होता है ना। हमको नीचे से ऊपर तक एक बादलों का विस्तार नजर आता है, एक गहरा विस्तार नजर आता है, और बादलों का विस्तार जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पानी नीचे आएगा, और जितना ज्यादा पानी नीचे आएगा उतना ज्यादा बारिश होगी। क्लियर है? इसका मतलब है कि गुप्त ऊष्मा इन बादलों की गहराई को निर्धारित करती है। चक्रवात जो है, चक्रवात इसी गुप्त ऊष्मा को लगातार रिलीज करके हवा को ऊपर उठाते हैं, और इसीलिए चक्रवात से लगातार बारिश होती है, क्योंकि उन पे बादलों का वर्टिकल ग्रोथ अपेक्षाकृत ज्यादा होता है।
क्या मेरी इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अगर समझ में आई तो यस लिखिए, नहीं समझ में आई तो नो लिखिए। बाकी इसकी चर्चा और विस्तार से आगे की क्लास में करेंगे, अभी थोड़ा सा समझाना था। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो यस लिख दीजिए, नहीं क्लियर हुआ तो नो लिख दीजिए। ठीक है, चलिए बस समझाए हैं अभी, इसके ऊपर राइट अप आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजों को समझाने की जरूरत थी तो यहां पर इसको बता दिए। आगे इसको और विस्तार से राइट अप के साथ देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये 2-3 पॉइंट्स हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं। संघनन और वर्षण के सभी रूपों का स्रोत है जलवाष्प। यह सौर विकिरण तथा पृथ्वी विकिरण दोनों को सोखने में समर्थ होता है। बादल जो है या जो भी जलवाष्प है वो ऊपर से जो सूर्य की विकिरण आती है, जो सूर्य की रोशनी आती है उसको भी अवशोषित करता है, और पृथ्वी से जो पृथ्वी विकिरण जाता है उसको भी अवशोषित करता है। हीट बजट में हम लोगों ने विस्तार से इसको देखा था। अगर हम कहें ये गुप्त ऊष्मा जो मैं आपको समझा रहा था, इसमें गुप्त ऊष्मा होती है, जो जलवाष्प होता है जो पानी से जलवाष्प के रूप में तब्दील हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि अपने साथ उसने गर्माहट को संजोया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या गुप्त ऊष्मा को अपने साथ संजो के रखा है। इसमें गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, और यह संघनित होती है, धीरे धीरे ऊपर जाके ठंडी। संघनन का मतलब कंडेंसेशन, जलवाष्प से पानी की बूंद में तब्दील होना। संघनन बताए थे ना, कंडेंसेशन। और यह संघनित होती है तो ऊष्मा का त्याग कर देती है, यानी कि जलवाष्प जब ऊपर जाती है तो ठंडी होती है। ठंडी होने का मतलब क्या हो गया? उसने उस गुप्त ऊष्मा को त्याग कर दिया और जलवाष्प पानी की बूंद में तब्दील हो गया। लेकिन वायुमंडल में या ऊपरी हिस्से में जो गुप्त ऊष्मा को रिलीज किया, उसने वायुमंडल की गर्माहट को बढ़ा दिया। कोई और वायु आएगा, अगर वो ठंडा होगा तो इस गर्माहट को महसूस करके वो और ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो ठंडा होगा, और जो भी उसके पास आर्द्रता है वो बादल के रूप में नीचे आएगा। यह संघनित होती है और ऊष्मा का त्याग कर देता है। वायुमंडलीय संचरण के लिए जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय संचरण, वायुमंडल के वर्टिकल मूवमेंट के लिए, ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट के लिए गुप्त ऊष्मा की महत्ता है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा हवा को गर्म करके ऊपर की तरफ उठाती है। संचरण के लिए, वायुमंडलीय संचरण, वायुमंडल में वर्टिकल मूवमेंट के लिए जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत का कार्य करती है, जो आपको समझा रहे थे। अत्यधिक मात्रा में गुप्त ऊष्मा निकलने से तूफानी मौसम उत्पन्न होता है। इस पॉइंट को चक्रवात वाली क्लास में विस्तार से देखेंगे। या कई बार आपने सुना होगा काल बैसाखी, है ना, ऐसे कई शब्दावली के बारे में, तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन गुप्त ऊष्मा जो है वो वर्टिकल ग्रोथ, बादलों के एक वर्टिकल निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और उस पूरी प्रक्रिया में कई बार तूफानी मौसम को जन्म देती है। खास करके चक्रवात का जो डेवलपमेंट है इस गुप्त ऊष्मा के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। विस्तार से चक्रवात में इसको और एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा बस यहां पर समझाना था जलवाष्प के संदर्भ में, तो थोड़ा गुप्त ऊष्मा उसमें समझाया आपको। इसकी मात्रा वाष्पन की दर को निर्धारित करती है। हवा में एक पार्टिकुलर तापमान पे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता वायु की होती है, उससे ज्यादा वो ग्रहण नहीं कर सकती है ना। इसका मतलब ये है कि जो वाष्पन की दर है वो इस बात पे निर्भर करती है कि हवा में आर्द्रता कितनी है। हवा में अगर आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी तो वाष्पन कम होगा। जैसे अप्रैल मई के महीने में भी अगर आप कपड़े डालेंगे, अप्रैल मई के महीने में अगर आप कपड़े डालेंगे तो अपेक्षाकृत जल्दी सूख जाएगा। अप्रैल महीने मई के महीने में अगर आपने कपड़े डाले हैं बाहर सूखने के लिए तो जल्दी सूख जाएगा। लेकिन जुलाई अगस्त के मौसम में जब खूब बारिश होती है या बारिश का मौसम होगा तो आप देखेंगे कि अगर आपने बाहर कपड़े डाले हैं तो जल्दी नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि हवा में ऑलरेडी आर्द्रता है, ऑलरेडी पानी है। वो आपके कपड़ों के पानी को अवशोषित नहीं करना चाहता है। वो कहता है कि मेरे पास खुद ही इतना पानी है कि मैं अवशोषित क्यों करूं, मेरे पास खुद ही बहुत पानी है, आपको चाहिए तो ले लो, लेकिन मैं आपके उस कपड़े के पानी, ये जो सूख रहा है, उसको मैं अवशोषित नहीं करूंगा। क्लियर है? चलिए, इसकी मात्रा, यह जलवाष्प की मात्रा वाष्पन की दर को प्रभावित करती है। यह हमारे शरीर के ठंडा होने की दर को भी प्रभावित करती है। जितनी तीव्र गति से पसीना सूखेगा उतना हमको ठंडक महसूस होगी। पंखे के नीचे जब खूब पसीना निकलता है और जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है या जो भी पसीना है वो जलवाष्प के रूप में, यानी कि हमारे शरीर से गुप्त ऊष्मा को साथ में लेके
वो रिलीज होता रहता है। तो हमारे शरीर से जो गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है, यानी कि वो पानी जलवाष्प के रूप में तब्दील होता है, उससे हमको ठंडक महसूस होती है कि हमारे शरीर की गर्माहट थोड़ी निकल रही है, गुप्त ऊष्मा का रिलीज होना है, इसलिए हमको ठंडक महसूस होती है, शरीर के ठंडा होने की दर को प्रभावित करती है। 60% आर्द्रता, 60% की आर्द्रता बेहतरीन मानी जाती है। 60% अगर हवा में आर्द्रता है तो हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा हवा में आर्द्रता नहीं है, और ना बहुत ज्यादा हवा शुष्क है। बहुत ज्यादा शुष्क हवा, जैसे अप्रैल और मई के महीने में कहते हैं ना लू लग गया, लू लगने का मतलब क्या है, शरीर में पानी अपेक्षाकृत जो हवा लग रहा है हमको, हमारे शरीर से लगातार एवोपो ट्रांसपिरेशन कर रहा है, हमारे शरीर से पानी को निकाल रहा है। तो अत्यधिक अगर ड्राई एयर होगा तो वो चिंता का विषय है, अगर हवा में बहुत ज्यादा आर्द्रता होगी तो वो चिंता का विषय होगा। हमारे जो पसीने निकलेंगे वो नहीं सूखेंगे। बहुत प्रकार के जो बैक्टीरियल फंगल डिजीज हैं, स्किन डिजीजेज हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हवा में आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। चर्चा आगे करेंगे, है ना। तो ये है 60% आर्द्रता स्वास्थ्य के लिए आदर्श मानी जाती है। ब्रिटेन का जो क्लाइमेट है वहां पर आर्द्रता लगभग 60% पूरे साल भर बना रहता है, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट दुनिया का माना जाता है ना। चर्चा करेंगे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। 60% आर्द्रता स्वास्थ्य के लिए आदर्श मानी जाती है। इससे अधिक या इससे कम दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अधिक होगा तो बहुत प्रकार के डिजीज होंगे, और बहुत ही कम आर्द्रता होगी तो हवा में शुष्कता होगी, और शुष्कता होगी तो वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर नहीं है। क्लियर है। तो ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने रखें। ठीक है, इतना ही रहने देता हूं। थोड़ा सा अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इतना ही रहने देते हैं। और कुछ दिनों तक आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब चाह के भी नहीं हो पा रहा है, तो कुछ दिनों तक ऐसे ही मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा कभी मतलब थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप लोग, और थोड़ा सा स्वस्थ हो जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा पेस को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी डाउट हो, यहाँ तक जो पढ़े हैं जो भी डाउट हो उस पर अगर कोई डाउट होगा तो कल की क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।